नमस्कार, आप देख रहे हैं अनाजी टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। मध्य प्रदेश में पहले चरण की 6 सीटों पर आज शांतिपूर्ण रूप से मतदान संपन्न हो गया। ईवीएम में 88 प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो गई। इस मतदान को लेकर लोगों में भी जमकर उत्साह देखा गया। बता दें कि सभी सीटों पर 66% से ज्यादा वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा मतदान छिंदवाड़ा सीट पर हुआ तो सबसे कम सीधी रहा। इन 6 सीटों में सबसे हाई प्रोफाइल सीट यानी छिंदवाड़ा पर सबकी नजर टिकी हुई है। हालांकि वोटिंग का ट्रेंड क्या इशारा कर रहा है ये भी समझने की जरूरत है। बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं और उन दावों में कितना दम है ये भी जानेंगे और इसको लेकर चर्चा जरूर करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि 2019 में जब चुनाव हुए थे तब उस वक्त 2018 में पहली बार लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की और उसके बाद 2019 में कुछ महीने बाद मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए थे, जहां 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस बार मामला थोड़ा अलग है क्योंकि 2023 में एक बार फिर से कह सकते हैं कि बीजेपी ने वापसी की। बीच में सरकार जरूर बदली थी लेकिन 23 में उन्होंने वापसी की और उसके कुछ महीने बाद अब प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हुए हैं। बीजेपी ने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीट जीतने का। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बरकरार रखने का एक तरह से एक सवाल बीजेपी ने खड़ा कर दिया है। खासतौर से छिंदवाड़ा सीट पर जिस तरह से जोर आजमाइश देखने को मिली है खासतौर से बीजेपी की तरफ से, ये अपने आप में काफ़ी काबिल गौर और दिलचस्प रहा। और कहीं ना कहीं प्रथम चरण में जिन 6 सीटों पर मतदान हुआ उसके आधिकारिक मतदान प्रतिशत तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन काफ़ी सारी सीटों पर मतदान प्रतिशत में गिरावट देखने को मिली है। आधिकारिक आंकड़े आने में अभी थोड़ा समय है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पिछली बार अगर देखें तो मंडला में 77.76% मतदान हुआ था। वही इस बार इसमें थोड़ी गिरावट है। हालांकि जो फाइनल आंकड़े आएंगे उसमें और उछाल देखने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि 5 से 6% से ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा रही है। तो कह सकते हैं कि मंडला में करीब करीब वोट प्रतिशत समान रहा सीधी में, लेकिन इस बार ज़बरदस्त वोट प्रतिशत में गिरावट देखने को मिली है क्योंकि पिछली बार 69.5% वोट प्रतिशत था, जो कि अभी इस वक्त जो हमारे पास है वो 51.56% वोट परसेंट दिखा रहा है। वही अगर जबलपुर की बात करें तो 69.43% जबलपुर में वोट परसेंट था, जो इस बार 56 पर है। माना जा रहा है कि इस वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। भाजपा की जो है मजबूत सीट मानी जाती है। तो देखना होगा कि फाइनल वोट परसेंटेज में कितनी तब्दीली देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं आज हमारे मेहमान इस चर्चा में राजेंद्र सिंह बीजेपी से, स्पर्श चौधरी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सूर्यकांत चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सूर्यकांत जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूँगा। तमाम तरह के दावे और वादे तो किए जाते रहे, लेकिन सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आज जो वोट प्रतिशत निकल कर आया है इन 6 सीटों को लेकर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि काफ़ी सारी सीटों पर वोट प्रतिशत में जो है गिरावट देखने को मिली है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? किसके पक्ष में मामला जाता हुआ नजर आ रहा है? सूर्यकांत जी, चलिए लगता है सूर्यकांत जी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो चलिए मैं कांग्रेस के पास आना चाहूँगा। कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त स्पर्श जी जुड़ी हुई हैं। स्पर्श जी, जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती भी है और कह सकते हैं कि जिस तरह से जो जोर आजमाइश देखने को मिली है तमाम सीटों पर, काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एग्रेसिव ये चुनाव रहा है छिंदवाड़ा सीट को लेकर, खास तौर से क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने वहाँ पर एग्रेसिवली प्रचार प्रसार किया है और लोकसभा चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण सीट कहीं ना कहीं बीजेपी ने इसे बना दिया है। जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया, किस तरह से देख रहे हैं आज जो वोट परसेंट निकल कर सामने आया है? क्योंकि पिछली बार 83% वोट परसेंट था छिंदवाड़ा में, जो अभी के जो आंकड़े हैं उसमें 73 के आसपास दिख रहा है। आपकी आवाज चली गई। मैं अपना सवाल फिर से दोहरा दूं, मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? अब आ रही जी। स्पर्श जी, मेरा सीधा सवाल यही है कि छिंदवाड़ा सबसे महत्वपूर्ण सीट है कांग्रेस के लिए भी, और पिछली बार हमने देखा था कि आमतौर पर छिंदवाड़ा में वोट प्रतिशत 80 के ऊपर रहता है। पिछली बार 83% रहा था, इस बार 10% की गिरावट है। अभी हालांकि आधिकारिक आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी गिरावट है, तो इसे किस तरह से देख रही है कांग्रेस? पहली बात तो अभी आधिकारिक आंकड़े नहीं है, बट उसके बावजूद भी मैं लंबे समय से हम देख रहे हैं कि सारे बड़े बड़े नेताओं का भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कहते हैं ना डू और डाई साख वाला विषय बना के जो रखा था कि सभी मुख्यमंत्री, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री, सभी लोग आए यहाँ। ऐसा लग रहा था कि बस किसी तरह करा भी उन्होंने, ईडी के छापे पड़वा दिए, जो जो कर सकते थे तमाम तिकड़म करी।
और उसके बाद भी इतनी भयानक गर्मी में सबसे पहले तो मैं खुद क्योंकि फील्ड पर जनसंपर्क भी कर रही हूं, तो मैं जानती हूं कि इस वक्त वोट डालने आने के लिए जो जनता जनार्दन आई है उसका सबसे पहले धन्यवाद। और ये बहुत अच्छी बात है। और जहां तक कि आधिकारिक आंकड़े भी आएंगे भी, लेकिन मुझे इतना पूरा विश्वास है और मुझे लगता है छिंदवाड़ा की जनता भी जानती है कि आखिरी कुछ समय पर आकर जोड़ो तोड़ो खरीदो जांच एजेंसी के छापे मरवाने की बजाय लोग जानते हैं कि जमीन पर क्या हुआ है और 40 सालों में क्या हुआ है वहां पर। तो वो चीजें ध्यान रखी जाएंगी। वोट जो मतदान हुआ है, मतदान करते वक्त लोगों ने ध्यान रखा है। और एक और बात, अगर सब कुछ इतना अच्छा था छिंदवाड़ा में, तो आज भाजपा के पार्षद को जो मारपीट हुई है छिंदवाड़ा में, आप सभी जानते होंगे। ये सब बूथ पर इस तरीके की जो हरकतें हैं वो सब क्यों करने की आवश्यकता है? अगर सब कुछ बहुत अच्छा है तो मुझे लगता है कि जनता सबका जवाब दे चुकी है आज। देखने वाली बात। ठीक है, राजेंद्र सिंह जी सवाल लेते हैं। राजेंद्र सिंह जी, वैसे भी बीजेपी जानती थी कि इट इज नॉट गोइंग टू बी एन ईजी केक वॉक इन छिंदवाड़ा। भले ही आप 28 सीटों पर जीते जरूर है, एक सीट जो है आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है, और आज जो वोट प्रतिशत आया है उसको लेकर बीजेपी क्या आशान्वित है कि छिंदवाड़ा में जो है बीजेपी जीत हासिल करने जा रही है, और बाकी 28 सीटों पर भी जिनमें से 6 पे आज मतदान हुआ? अभिषेक जी, थोड़ा सा हमें इसको टेक्निकल भी समझना होगा कि आप भी जानते हैं कि गत चुनाव में जहां मध्य प्रदेश में एवरेज वोटिंग 70-72% हुई थी, छिंदवाड़ा में लगभग 82% वोट हुई थी, लगभग 10 से 12% वोट ज्यादा होता था। उस समय मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की मुख्यमंत्री थे और उनकी सरकार थी। उन्होंने अपने धन बल और जो भी प्रशासनिक पूरी क्षमताएं थी उसका उपयोग कर जो कहेंगे कि वोट परसेंटेज बढ़ाने के अलावा वोटिंग भी जो कराई थी उससे भी कुछ सवाल उठे थे। पर उसके बावजूद नकुल नाथ जी मात्र 37,000 वोट से चुनाव जीते थे। इस बार जनता ने स्वप्रेरणा से वोट डाला है और इस बार कमलनाथ जी का धनबल नहीं चला है। ये बिल्कुल 100% सही है। उनके पैसे भी पकड़ाए थे, आपने भी खुद ने दिखाया होगा बीच में चैनल पे, उस दिन देख रहा था मैं। तो ये सारे प्रोपोगंडा के बावजूद इस बार धनबल वर्सेस जनबल का चुनाव था। बंटी साहू जी के साथ जनता थी। दूसरी चीज जो ये मेरी बहन कह रही थी कि जोड़ तोड़, आप बताइए ना, उनके साथ जो कमलनाथ जी के 60 वर्षों से चलने वाले लोग थे, उन सब ने कहीं ना कहीं साथ छोड़ दिया कमलनाथ जी का, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इस समय जो स्थिति है देश को, और जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत प्रगति पथ पर है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना हर व्यक्ति चाहता है। और पिछले चुनाव में जो महज 37,000 की लीड थी, उसमें अमरवाड़ा से सबसे ज्यादा लीड थी, जहां के विधायक ने अपनी विधायकी दांव पे लगाकर कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति करना और जनसेवा करने का संकल्प लिया है। तो ये तमाम परिस्थितियां इस बात की घोतक है कि इस बार सीट जो है वो छिंदवाड़ा सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में आ रही है। इसके लिए जहां मेरा केंद्रीय नेतृत्व कई महती भूमिका है, वहीं हम ये मानते हैं कि वहां के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा सीट जीतने जा रही है। सीधी सीट को लेकर क्या कहेंगे? सीधी सीट आपकी बीजेपी की स्ट्रांग सीट कही जाती है, 8 में से 7 विधानसभा आप वहां पर जीते हैं, और इस बार जो वोट प्रतिशत है उसमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। वोट परसेंटेज कम है, इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि वहां वोट परसेंटेज कम रहा है, लेकिन फिर भी सीट पूरी 6 की 6 सीट जीत रहे हैं। और एक चीज और अभिषेक जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एक गैर राजनीतिक तौर पर मैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते इस बात से प्रसन्न हूं कि बालाघाट जैसी सीट, जिस पर नक्सलाइट मूवमेंट के कारण स्थिति टिपिकल रहती थी, एक समय था, आप भी जानते हैं, आज से 10-15 साल पहले तक, जहां नक्सलाइट का इतना भयंकर वो था कि वो लोग चुनाव का बहिष्कार करते थे और जनता भय के कारण उस चुनाव में सहभागिता नहीं कर पाती थी। आज मैं देख रहा था सुबह कि किस तरीके से जो 10 साल में प्रगति हुई और नक्सलाइट मूवमेंट एक तरह से समाप्ति की ओर है वहां, और वहां पर जो नक्सलाइट थे जिन्होंने समर्पण किया था, वो स्वयं आज आपने भी सुबह देखा होगा कि वो स्वयं जो है लोगों को प्रेरित कर रहे थे कि आपको वोट डालने जाना, और बूथ की सुरक्षा की गारंटी उन लोगों ने अपने हाथ में ले रखी थी। तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद सुखद क्षण कह सकता हूं, जब इस तरह की जो हम देखते हैं
कि जो लोग कभी चुनाव के बहिष्कार की बात करते थे या नक्सलाइट मूवमेंट से हम लोग करते थे, तो ये भारत में एक जो आंतरिक सुरक्षा और जो भाव पैदा हुआ है यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और लोगों ने समर्पण किया है नक्सलाइटों ने, उसके बाद वो स्वयं आम और मूल धारा से जुड़कर काम करना चाह रहे हैं और लोकतंत्र में विश्वास जगा रहे हैं। ये एक सभी के लिए सुखद परिणाम है। इस पर गैर राजनीतिक टिप्पणी के रूप में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। निश्चित रूप से। चलिए, सूर्यकांत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्यकांत जी, आज जिस तरह से मतदान हुआ, काफ़ी सारे क्षेत्रों में वोट प्रतिशत में गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन मेरा एक सवाल यही है कि इससे पहले जिस तरह से प्रचार प्रसार चला मध्य प्रदेश में प्रथम चरण के मतदान से पहले, इवन आखिरी दिन तक जिस तरह से हम देख रहे थे कि एक पार्टी से नेता निकल के दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे थे, तो एक तरफ तो प्रचार अभियान चल रहा था, दूसरी तरफ सदस्यता अभियान चल रहा था। किस तरह से देखते हैं आप इससे? क्या जनता इससे प्रभावित हो रही? होते हैं और स्वार्थ से वशीभूत होकर वो इस तरह के काम करते हैं। उन्हें लगता है कि जिस राजनीतिक दल में फायदा है उस राजनीतिक दल में वो चले जाते हैं, ना उनकी कोई नीति होती है ना सिद्धांत होते हैं। लेकिन इस सब में आप देखिए, आज जो जिन 6 सीटों पर मतदान हुआ है उसमें बेहद अहम बात यह है कि सीधी हो, शहडोल हो, जबलपुर हो, यहाँ पर कितना कम मतदान हुआ है। आखिर इसकी वजह क्या है? इस पर राजनीतिक दलों को विचार मंथन करना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए और उन्हें आवश्यक कदम उठाना चाहिए। आप देखिए, सबसे बेहद अहम चीज यह होता है कि लोकतंत्र में एक मतदाता को उसका मतदान करने का जो अधिकार मिलता है उससे वो सरकार का चयन करता है, अपने जनप्रतिनिधि का चयन करता है और उसे लगता है कि जो सबसे बेहतर जनप्रतिनिधि है, जो सुख में दुख में उसके साथ खड़ा होगा, उसका वो चयन करता है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि आपका मतदान में गिरावट दर्ज हुई है या मतदान कम हुआ है? इस पर जरूर विचार मंथन होना चाहिए और गंभीरता से होना चाहिए। इसकी एक वजह जो मैं बता दूं, आपने देखा होगा कि आजकल के युवा का राजनीति से मोह भंग हुआ है, खासतौर पर पढ़े लिखे तबके का। आप उससे बात करेंगे तो कहेगा राजनीति बहुत गंदी चीज है। उसके पीछे की वजह ना तो राजनेता सोचना चाहते हैं ना और लोग सोचना चाहते हैं उसके लिए जिम्मेवार है। उसकी वजह यह है कि जब एक नेता आता है चुनाव में और वो कहता है कि मैं जनसेवा के लिए आ रहा हूँ, तो जनसेवा के लिए जब आता है वो उस समय वो चुनाव नामांकन पत्र भरते समय एक घोषणा पत्र देता है जिसमें वो संपत्ति का ब्यौरा देता है और उस समय उसकी संपत्ति पता लगा 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, 25 लाख है। लेकिन जब 5 साल बाद वो दोबारा चुनाव में जाता है तो उसकी संपत्ति कई करोड़ रुपए में होती है और जो मतदाता होता है, आम आदमी होता है, उसकी आय या तो यथावत रहती है या गिर जाती है, या वो हाथ और मेहनत करने के बाद भी उसमें मामूली वृद्धि होती है। तो निश्चित रूप से आप मानकर चलिए, इस तरह का जब मामला होता है तो लोगों का मतदान से रुझान हटता है, लोग राजनीति के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं। तो मुझे लगता है इस पर तमाम राजनीतिक दलों को जरूर गंभीरता से विचार विमर्श करना चाहिए। निश्चित रूप से जनता के विकास का वादा करके नेता आते हैं, जनता का विकास नहीं होता पर नेता का विकास हो जाता है। इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा। इस बार जो चुनाव में जिस तरह के वादे किए जा रहे हैं वो भी काफी काबिल गौर है कि एक तरफ लाडली बहना योजना है तो दूसरी तरफ बात करें तो कांग्रेस ने महालक्ष्मी योजना लॉन्च करी है। इस तरह की योजनाओं को लॉन्च किया जाता है, क्या उसका प्रभाव जनता पर उस तरह से पड़ रहा है? जैसा कि आपने कहा कि युवा अपने आप को साथ नहीं पा रहे इस राजनीति के जहां पर उनकी बात नहीं हो रही है। निश्चित रूप से इसका प्रभाव तो पड़ता है। देखिए, जनता चाहती है कि उसे फ्री की हर चीज मिल जाए, लेकिन आप फ्री की वो सुविधा देकर उसे कहीं इस पर भी सोचें कि अकर्मण्य तो नहीं बना रहे हैं। अगर आप, मुझे लगता है लाडली बहना से ज्यादा जरूरत अगर किसी को है मदद की तो वृद्धजनों को है, क्योंकि जब आदमी 60 साल की आयु से ऊपर पहुंचता है तो उस समय कई बार बच्चे भी साथ छोड़ देते हैं और उस समय वृद्ध माता पिता को या वृद्धजनों को ज्यादा आर्थिक मदद की जरूरत होती है। तो आप उन्हें तो 600 रुपए महीने देते हो और कब पेंशन आएगी कोई भरोसा नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, लाडली बहना योजना का लाभ राजनीतिक रूप से तो लिया जा सकता है, लेकिन अगर आप उसे दूसरी दृष्टि से देखें तो मुझे लगता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि की जाए और उसे नियमित रूप से जारी रखा जाए। मुझे लगता है ये ज्यादा अहम बात होनी चाहिए। निश्चित रूप से। राजन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर, क्योंकि काफ़ी सारी योजनाएं हैं जिनको लेकर बीजेपी सवाल उठाती है, लेकिन उसी तरह की समानांतर योजनाएं खुद बीजेपी बाद में लॉन्च कर देती है। देखिए, सूर्यकांत सर काफ़ी सीनियर हैं। मैं एक चीज़ और जोड़ना चाह रहा था, जो वोट परसेंटेज कम हुआ है उसका एक कारण ये भी हो सकता है, जब आप भी देखते हैं जब कोई रोमांच होता है, जब कड़ा मुकाबला होता है तो जनता भी उसमें इन्वॉल्व होती है। जब जनता को ये कई जगह ये मैंने देखा है कि चुनावी नीरसता जहां आ जाती है, जब उनको लगता है कि यार अब
मोदी जी तो जीत ही रहे हैं या भाजपा तो जीत ही रही है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे एक लगता है कि थोड़ा सा एक नीरसता का जो भाव है, क्योंकि कांग्रेस कहीं फाइट में थी ही नहीं या दिख नहीं रही थी, तो वो भी एक कारण रहा। जैसे अगर देखें छिंदवाड़ा में हुआ, क्योंकि छिंदवाड़ा में कहीं ना कहीं अन्य जगहों की अपेक्षा थोड़ा सा कांग्रेस फाइट में दिख रही होगी, तो वहां लोगों ने उसमें इन्वॉल्वमेंट ज्यादा किया। ये मेरा एक व्यक्तिगत मत है, जो आप भी शायद सहमत होंगे। दूसरी चीज, जो योजनाओं की बात की गई है, तो निश्चित तौर पर वृद्धों के लिए भी योजनाएं होनी चाहिए और उसमें और भी आगे सुधार की गुंजाइश है, इस बात से मैं इनकार नहीं करता हूं। लेकिन जो योजनाएं भारत सरकार ने अभी भी दे रखी हैं, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो या स्वास्थ्य के लिए जो आयुष्मान भारत की बात करें या अधोसंरचना विकास में जिस तरीके की प्रगति हुई है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पॉजिटिव बेस्ड हैं, जिसके कारण लोग सरकार के साथ और जो यशस्वी प्रधानमंत्री ने प्रगति पथ पर भारत को रखा है उसके साथ जुड़ करके वोट करना चाहते हैं। ठीक है, स्पर्श जी आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस कोई चुनौती नहीं दे पा रही इसलिए मध्य प्रदेश में, इसलिए जनता भी इस बात को लेकर काफी बेपरवाह है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस कॉन्फिडेंट जरूर है, लेकिन बाकी की जो सीटें हैं तो उन पर भी जवाब चाहूंगा आपसे कि मंडला सीट को लेकर या बालाघाट सीट को लेकर क्या कहेगी कांग्रेस? मैं क्योंकि काफी देर से मैं सुन रही थी, सूर्यकांत जी ने बहुत अच्छी बात उठाई वरिष्ठ जनों की और योजनाओं के पहुंचने की। तो और एक और बात आपने उठाई पंगु बनाने की, होता है ना फ्रीबी, जिसे रेवड़ी कहा करते थे आप, उस रेवड़ी का आप खुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं बताती हूँ, हमारे न्याय पत्र में हम सिर्फ 1 लाख रुपए प्रति वर्ष महालक्ष्मी योजना की बात मात्र नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने 1200 रुपए देकर कई गुना छीन लिया महंगाई के रूप में, और उसके आधार पर आपने एक चुनाव जीता, आपको ऐसा लगता है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि हम ना सिर्फ महालक्ष्मी योजना ला रहे हैं, बल्कि हमारी 5 न्याय की जो पिलर्स हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण, मैं युवा हूँ तो मैं युवा के नजरिए से देखूंगी, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोजगार होता है। तो हम पहली भर्ती पक्की में दरअसल बात कर रहे हैं कि पहले 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप योजना में हम 1 लाख रुपए स्टाइपेंड देंगे, और इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जब आप काम करते हैं तब आपको नौकरी देती हैं। दूसरी बात, वर्तमान में इतनी वैकेंसीज खाली हैं, 30 लाख स्वीकृत पदों पर भर्ती हम करेंगे। ये हमने हमारे न्याय पत्र में, कोई जुमला पत्र नहीं है हमारा, हमने जमीन से, मेरे जैसे तमाम युवा भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, दोनों यात्राओं में राहुल जी के पास गए, उनकी बात सुनी गई, तो ये वादा वहां से आता है। आपने 20 करोड़ तक अभी तक जॉब हो जाने थे, 2 करोड़ प्रति वर्ष के अनुसार 10 साल के, आपसे वो भी नहीं हुए। प्लस आपने 10 सालों के जो बिजनेसेस बंद हुए, स्पेशली इस 1 साल में 10,000 से ज्यादा बिजनेस बंद हुए। ऐसे तमाम, मतलब इतने सारे डिबेट्स हम करते रहते हैं, आपने मूल मुद्दों पे कोई काम नहीं किया। आप योजनाओं की बात करते हैं, आपने जनजाति, अभी आपने अभिषेक जी बड़ी अच्छी बात कही कि जब हम आज फर्स्ट फेज के इलेक्शंस की बात करें तो इसमें से ज्यादातर आदिवासी बहुल सीट्स हैं। तो हमें ओवरऑल अगर मैं बात करूं, सीधी सिंगरौली रोड 10 सालों से पड़ी हुई है, ललितपुर वाला जो ट्रेन लाइन है उसके लिए जो मुआवजा देना था वो नहीं मिला, किसानों की जमीन आपने ले ली, नौकरी का वादा किया वो नहीं दिया। उस क्षेत्र में मैं कौशल विकास मंत्रालय में रही हूं, तो मैं जानती हूं कि उस क्षेत्र में क्या भयानक पलायन होता है। सेम सिचुएशन शहडोल, मंडला, जबलपुर इस रीजन की भी है। तो वोटिंग परसेंटेज अल्टीमेटली जनता को दिखाता है, लेकिन जो मुद्दे हैं वो आपकी 10 सालों की प्लस 18 सालों की तमाम सरकारें, जो डबल इंजन ट्रिपल इंजन जो भी रही हों, उन्होंने पूरी नहीं की है। नहीं, स्पर्श जी मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन पब्लिक रिप्रेजेंटेशन भी तो जरूरी है ना। अगर आपका कैंडिडेट सदन में पहुंचेगा तब वो अपने क्षेत्र के लोगों की बात रख पाएगा, और आपका कैंडिडेट तब पहुंचेगा जब उनके लिए जमीन पर लड़ाई लड़ी जाएगी उस पार्टी से जो इस देश को, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी खुद को बताती है। तो वहां पर कहां खड़ी है कांग्रेस? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन राइट नाउ, कि आप एक सीट जो आप जीतते आ रहे हैं उस पर तो आप कॉन्फिडेंट है। न्याय पत्र को लेकर भी घर घर जा रहे हैं, समझाया जा रहा है, क्योंकि देखिए माफी चाहूंगी अभिषेक जी, ये आपके लिए नहीं है, सभी जानते हैं कि इस वक्त मीडिया की सिचुएशन देश भर में क्या है। तो हमें, हमारे टीम को, हमारे कार्यकर्ताओं को या उन नागरिकों को जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, पर क्या आपकी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, आप निश्चित रूप से उन पर जरूर भरोसा करते होंगे, लेकिन इन हालातों में जहां पर कांग्रेस एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, वहां पर आपके पार्टी के अगर बड़े नेता पार्टी का साथ छोड़ देते, चलिए एक अपवाद हम विक्रम महाके के रूप में रख लेते हैं जो आज आके कुछ और बयान दे देते हैं, लेकिन बाकी ऐसे कई नेता हैं जो साथ छोड़ के गए हैं, आप उनके लिए क्या कहेंगे? चलिए मीडिया तो आपके साथ नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आपका क्यों नहीं साथ दे रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, और ये मैं बहुत ही हमेशा ही कह रही हूँ, सभी लोग ये जानते हैं कि जब दबाव पड़ते हैं तो जो लोग
कहते हैं ना, जो कचरा आप ही की पार्टी के लोगों ने कहा, जो जोड़ो तोड़ो अभियान चल रहा है, आप जिस किस्म का दबाव डाल रहे हैं, जो लोग कचरा सज्जन सिंह वर्मा जी ने कहा था, स्पर्श जी। अच्छा, और एक और मजे की बात है, आप जिन लोगों को ले रहे हैं उन लोगों को आप अपने अमित शाह जी ने अपने वाहन से नीचे उतार दिया है, आहाकी जी को वापस आना, क्योंकि वो लोग जो लोग जा रहे हैं वो ये समझ रहे हैं। खुद प्रहलाद पटेल जी ने कहा है, अमित शाह जी ने कहा है, शायद एक रैली में मैंने सुना था कि कार्यकर्ता बड़े दुखी थे कि अरे ये आप बाहर से लोगों को ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा भैया 15 साल में तो तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, तो ये 15 दिन के आएगा क्या होगा। तो जिस किस्म से जो एक टैली बढ़ाने का खेल चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी को सोचने की जरूरत है कि आप कचरा यहां से ले रहे हैं, जो या उस पार्टी के उन लोगों को लेना चाहते हैं जिनसे आप अपनी टैली बढ़ाना चाहते हैं, वो भी इस तरीके से गलत सलत। ये बड़ी दिलचस्प स्थिति है, इस पर मैं सूर्यकांत जी से जवाब लेना चाहूंगा। सूर्यकांत जी, जब कोई पार्टी में आता है तो उस नेता का अच्छे स्वागत होता है और उस पार्टी के कंधे पे चक्कर बंदूक चलाया जाता है कि देखिए कि सामने वाली पार्टी ने इनका अपमान किया, हम इन्हें सम्मान देंगे, हम इन्हें स्थान देंगे। और फिर वही व्यक्ति जब वापस उन पार्टी को छोड़ देता है, ये क्या कि हमारा अपमान हुआ या हमें स्थान नहीं दिया गया, तो वो कचरा बन जाता है। उसकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी को राजनीतिक दल मिलकर खत्म करने लग जाते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस पर तो सवाल स्वयं कांग्रेस हाईकमान, कांग्रेस के रणनीतिकार और कांग्रेस के बड़े नेताओं पर उठता है। उसकी वजह ये, जिसे आप आज कचरा कह रहे हैं, उसे उसके पहले आप सोना मानकर चल रहे थे। आपने उन्हें चाहे राज्यसभा का सदस्य बनाया हो, चाहे केंद्र में मंत्री बनाया हो, चाहे संगठन में पद दिया हो, ऐसे तमाम वो नेता हैं जिनको आपने अपने कार्यकर्ता को दरकिनार कर, ऐसे नेताओं को जिन्हें आज आप कचरा कह रहे हैं, उन्हें बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां सौंपी है, सत्ता में भागीदारी दी है और उन्हें एक छत्रप के रूप में स्थापित किया है। इसका मतलब आप ना समझ थे, या आप में समझदारी नहीं थी, या आपको आकलन करने में गलती हुई है, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। या संगठन की खामी है कि वो अपने परिवार के सदस्यों को संभाल कर नहीं रख सका है। तो कहीं ना कहीं इस पर अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं सवाल कांग्रेस के संगठन पर भी उठेगा, नेतृत्व पर भी उठेगा। और जहां तक दूसरी जो हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी, उनकी एक चीज का जरूर मैं उत्तर देना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में संविदा कर्मी की संविदा कल्चर का देखा जाता है। कांग्रेस सरकार को दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में संविदा कल्चर शुरू किया गया था और उसकी परिणति ये है कि जो लोग संविदा पे रहे हैं उन्हें लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा है नौकरी के लिए, कम वेतन में नौकरी बचाए रखने के लिए अधिक काम भी करना पड़ा और उन्हें कई तरह के नुकसान भी उठाना पड़े। तो राजनीतिक दल जब पक्ष में होते हैं तो उनकी सोच अलग होती है, उनके विचार अलग होते हैं और उनकी भावनाएं अलग होती हैं। जब वो सत्ता पक्ष में आते हैं तो उनकी ये सारी चीजों के मायने बदल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जनता भी जानती है, युवा भी जानता है, सारे लोग जानते हैं। तो इस तरह के सवाल जब आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली अपने ऊपर भी उठती है। तो मुझे लगता है यह सब सोचना चाहिए। ठीक है, इस पे बीजेपी का भी पक्ष जान लेते हैं, समय बहुत सीमित है। राजन जी, एक जल्दी से जवाब चाहूंगा इस पे कि जिन नेताओं को जिन नेताओं को आप पार्टी में ले रहे हैं, तो उनके न्याय पत्र का बखान किया। मैं सिर्फ एक छोटा सा गणित जानना चाहता हूं कि देश के अंदर लगभग 70 से 80 करोड़ महिलाएं हैं। ये 1 लाख रुपए एक साल में एक महिला को देंगे, मतलब लगभग 80 लाख करोड़ रुपए इन्होंने कहा खर्च करेंगे, जबकि देश का टोटल बजट 84 लाख करोड़ है। मैं जानना चाहता हूं कि बाकी सारे काम बंद हो जाएंगे क्या? ये लोग कितने बुद्धिमानी से न्याय पत्र बनाए, ये इस बात का सूचक है। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि दबाव दे करके, आप एक चीज बताइए, चलिए विधायक सांसद की बात होती तो अलग बात थी, लेकिन छोटे छोटे सरपंच या इनके संगठन के छोटे छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक, चाहे वो सुरेश पचौरी जी हों, चाहे वो विधायक, आज एक विधायक अपनी विधायकी दांव पे लगाकर अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं दबाव के कारण नहीं आ रहा है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए एक जो भी व्यक्ति रहता है उसे लगता है कि कोई पार्टी जिसके साथ वो जुड़ता है उसकी एक नीति होना चाहिए, रीति होना चाहिए, नेता होना चाहिए और नियत होना चाहिए। जब कांग्रेस में ना नीति दिख रही है, ना रीति दिख रही है, ना नेता है, ना नियत है, ना नेतृत्व है, तो फिर वो आदमी कहीं ना कहीं निराश होता है, तब वो विकल्प के उसमें जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं।
तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर प्रथम चरण के मतदान संपन्न हुए हैं। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान हुए हैं। कई सीटों पर मतदान प्रतिशत में गिरावट देखने को मिली है। आधिकारिक आंकड़े जब जारी होंगे तो स्थिति और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। कई सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला कड़ा है और कई सीटों पर ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की स्थिति काफी ठीक है। कांग्रेस जो दावा कर रही है, क्या उस दावे पे वो सफल होती है, यह आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।